हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस लॉ, और जो हमारा एक्ट है डैट इज़ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और जो हम करने जा रहे हैं डैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। कंडीशंस एंड वारंटी का कंप्लीट चैप्टर जो है इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट फ्रीली प्रोवाइड करती है, और इसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी जो कोर्स है सेपरेटली अवेलेबल है। देखो, जब चीज़ें खरीदी जाती हैं तो उस वक्त बहुत सारी टर्म्स और स्टिपुलेशंस होती हैं जो सेल ऑफ गुड्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। जैसे प्राइस जो है गुड्स की कब पे करनी है, किस तरह से पेमेंट करनी है, किस तरह से गुड्स को डिलीवर करनी है, किस टाइम पे करनी है, किस प्लेस पे करनी है। स्टिपुलेशन जो होती हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जो गुड्स के साथ कनेक्टेड होती हैं और जिसके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट जो है एंटर करते हैं, और वो जो स्टिपुलेशन है वो कंडीशन भी हो सकती है, वारंटी भी हो सकती है। देखो, जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो हम सेलर को जो है अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, मतलब बताते हैं ये टर्म्स हैं, इस तरह की हमें चीज़ चाहिए, ये पर्पज़ है, इस पर्पज़ के लिए हमें चीज़ चाहिए, तो वो स्टिपुलेशन होती है। और वो जो स्टिपुलेशन है क्या वो नेसेसरी है, क्या वो सब्सिडरी है। तो स्टिपुलेशन जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज कंडीशन एंड द अदर इज वारंटी। अब देखो, जो स्टिपुलेशंस होती हैं, सेलर जो है जब अपनी चीज़ें हमें दिखा रहा होता है, सेल कर रहा होता है, या उस वक्त हम सेल ऑफ गुड्स के अंदर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे होते हैं, तो जो सेलर है वो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस गुड्स के बारे में बताता है, और वो जो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और उसी तरह वो डिपेंड करता है पार्टीज़ की इंटेंशन क्या है। अगर देखो वो कोई चीज़ हमें बताता है और जिसके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, तो इट मीन्स दैट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी पार्टी जो है, जो सेलर हमें बताता है, हम उसी के ऊपर रिलाई करते हैं। जैसे सपोज कर लो हमने कोई रेसिंग कार खरीदनी है, तो हम उसको कहते हैं कोई अच्छी रेसिंग कार बताओ। तो जो सेलर हमें प्रोवाइड करता है हम उसी की जजमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं, तो ये स्टिपुलेशन होती है। अगर ये एसेंशियल है तो ये कंडीशन है, अगर ये सेकेंडरी है तो ये वारंटी है। कंडीशन जो होती है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है। वारंटी जो होती है कोलेट्रल टू द मेन पर्पस होती है, सेकेंडरी होती है। जैसे हम कहें कि अच्छी कार दिखाओ, तो अच्छी कार के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंडीशन जो है डैट इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक व्यक्ति जो है सेलर को कहता है कि मुझे रेसिंग कार चाहिए, तो देखो वहाँ पे वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है बता रहा है कि उसको रेसिंग कार चाहिए। तो जो भी सेलर बताएगा कि ये रेसिंग कार उसके लिए सूटेबल है, क्योंकि रेसिंग कार उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो कंडीशन हो जाएगी। और कंडीशन अगर ब्रीच होती है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास राइट होते हैं कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, रिप्यूडिएट कर सकती है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। वारंटी के अंदर क्या होता है कि वो कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि वो सेकेंडरी होती है, जिसकी वजह से वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। कंडीशन जिसको सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है। देखो, यहाँ पे कंडीशन का मतलब है स्टिपुलेशन, जो कि जिसके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। अगर उसकी ब्रीच हो जाती है, अगर कंडीशन की ब्रीच होती है, तो वहाँ पे जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये राइट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। असेंशियल क्या है कि वो मेन पर्पस जिसके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे बार कहता है कि मुझे रेसिंग कार चाहिए, तो उसको रेसिंग कार ही दी जानी चाहिए। अगर उसको हम कोई और कार दे देते हैं तो डेफिनेटली वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अगर उसको कोई नुकसान हुआ है तो वो अपने डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। तो दीज आर दी असेंशियल ऑफ ए कंडीशन, कि जो कंडीशन है वो मेन पर्पस होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है। और अगर कंडीशन को फुलफिलमेंट नहीं किया जाता तो पार्टी के पास राइट है, उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है और अपने डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकती है।
जैसे इसके अंदर हम देखते हैं बेल्डे वर्सेस मार्शल के केस में मिस्टर बी, मिस्टर एम जो कि मोटर कार डीलर होता है, उसको कहता है कि मुझे एक कार जो है टूरिंग पर्पज़ के लिए चाहिए। देखो यहाँ पे वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे कार किस पर्पज़ के लिए चाहिए, टूरिंग पर्पज़ के लिए चाहिए। तो जो कार डीलर है वो कहता है कि बुगाटी कार जो है डैट इज़ दी बेस्ट कार इन द टूरिंग बिजनेस। और मिस्टर बी जो है बायर जो है वो कार डीलर का जो सुजेशन है उसको मान लेते हैं और वो उससे कार खरीद लेते हैं। बट जो कार होती है डैट इज़ नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर द टूरिंग पर्पज़। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी कि मुझे टूरिंग पर्पज़ के लिए कार चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल नहीं की गई, वो कंडीशन ब्रीच की गई। तो वहाँ पे क्या है कि जो मिस्टर बी है उनके पास पूरे राइट्स हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं और अपना जो प्राइस है उसका रिफंड ले सकते हैं। देखो जब कंडीशन की वायलेशन होती है, जब कंडीशन की ब्रीच होती है, ब्रीच का मतलब होता है कि जब कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाता, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ, जैसे यहाँ पे मिस्टर बी थे जिनको टूरिंग कार की जगह कोई और कार दे दी गई, तो वो एग्रीव्ड पार्टी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है। और अगर चाहे तो वो मतलब एग्रीव्ड पार्टी है उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को जो है कैंसिल नहीं करती, उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकती है, तो वहाँ पे वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। और देखो जहाँ पे क्या होता है कि अगर उस सिचुएशन के अंदर कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, जब कंडीशन की जो फुलफिलमेंट है वो नेसेसरी नहीं है बाय रीज़न ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज, वहाँ पे जो कंडीशन है वो लीगली या कोई भी ऐसी नेचुरल इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाता, तो वहाँ पे जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उसके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। अब हम देखते हैं वारंटी क्या होती है, जिसको सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 डील करता है। देखो ये जो स्टिपुलेशन होती है कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर इसका ब्रीच होता है तो यहाँ पे पार्टी जो है डैमेजेस क्लेम कर सकती है, बट वो कैंसिल नहीं कर सकती। एसेंशियल ऑफ ए वारंटी क्या है कि जो कोलेटरल है इसका मतलब है कि सेकेंडरी है। जैसे एक व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे अच्छी कार दे दो। अब देखो अच्छी कार के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मतलब जैसे डीलर कहता है कि इसकी माइलेज इतनी है बट उतनी माइलेज नहीं निकलती, तो वहाँ पे वो ब्रीच ऑफ वारंटी है। तो जो वारंटी है डैट इज़ कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एसेंशियल नहीं है। अग्रीव्ड पार्टी को डैमेजेस होते हैं और वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। देखो यहाँ पे जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। जैसे मिस्टर ए जो है कार डीलर मिस्टर बी को कहते हैं कि मुझे एक अच्छी कार बताइएगा, तो मिस्टर ए कहते हैं कि ये कार भैया अच्छी है, ये 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देती है, बट बाद में पता चलता है कि ये तो माइलेज जो देती है 10 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल देती है। तो यहाँ पे जो डीलर की स्टेटमेंट है वो वारंटी होगी, कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते कि कार इज स्टिल गुड। और उसी तरह देखो जब वारंटी की ब्रीच होती है तो डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। बायर जो है डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है। और यहाँ पे भी अगर क्या है कि वारंटी की ब्रीच होती है बट अगर वारंटी को फुलफिल करना इम्पॉसिबल बाय लॉ या अदरवाइज हो जाता है, तो एग्रीव्ड पार्टी के पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। अब देखो कौन सी स्टिपुलेशन कंडीशन है, वारंटी है, जिसको सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 डील करता है। ये हर एक केस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो वो कंडीशन भी हो सकती है चाहे उसको वारंटी कहा जाए। अब मिस्टर ए जो है एग्री टू सप्लाई मिस्टर वाई मतलब उन्होंने जो है देखो वहाँ पे क्या था कि 22 नवंबर को जो मिस्टर वाई थे उनकी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको जो सूट है, आपका जो कोट पैंट है, वो मैं आपको 21 नवंबर को सप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ डिलीवरी है डैट इज़ दी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे पता है कि 25th वेडिंग एनिवर्सरी है जिसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक जो है सूट बनवाया है। तो यहाँ पे टाइम इज़ द डिलीवरी डैट इज़ दी कंडीशन। अगर उसको उस डेट पे नहीं पहुँचाया जाता तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल आउट कर सकता है। बट Mr. X agreed to deliver to Mr. Y by 21st November is required to be used in winter season, then the time of delivery is warranty। अब देखो अगर ये दूसरी सिचुएशन होती कि यहाँ पे मिस्टर वाई जो है वो कोट पैंट बनवा रहे हैं सर्दियों के लिए,
तो यहाँ पे अगर मिस्टर ए एग्री टू डिलीवर टू मिस्टर वाई बाय 21 नवंबर, तो यहाँ पे टाइम ऑफ डिलीवरी जो है डैट इज़ ए वारंटी। तो केस टू केस पे डिपेंड करता है, और सेकेंडली जो है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। देखो कंडीशन जो है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, कंडीशन एक स्टिपुलेशन है प्रोडक्ट के बारे में जब हम सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पर्पस होता है कि इस पर्पस के लिए हमें चाहिए, ये इस तरह की चीज़ चाहिए ताकि बायर जो है अननेसेसरी लॉस से बच सके, क्योंकि अगर सेलर जो है उसको डिफेक्टिव गुड या फ्रॉड करता है तो बायर जो है उस लॉस से बच जाता है। कि कंडीशन एक स्टिपुलेशन है कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, और कंडीशन जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है। वारंटी जो है ये भी एक स्टिपुलेशन है, यहाँ पे भी जो पर्पस होता है बायर को लॉस से बचाना होता है, विच मे बी कॉज बाय द डिफेक्टिव गुड और फ्रॉड बाय द सेलर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। अब हमने कंडीशन और वारंटी का मीनिंग क्लियर हो गया है। देखो कंडीशन जो है जो मेन स्टिपुलेशन है जिसके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। वारंटी जो होती है सब्सिडरी होती है जिसके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करते, जो कि सेकेंडरी होती है। कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर कंडीशन जो है उसको फुलफिल नहीं किया जाता, उसकी ब्रीच होती है, तो अग्रीव्ड पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है। लेकिन वारंटी के अंदर क्या होता है कि सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर सकती है। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन है जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। देखो यहाँ पे जो एग्रीड पार्टी है वो ये नहीं कह सकती कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा। कंडीशन अगर ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी भी माना जा सकता है। और यहाँ पे क्या है कि जो वारंटी है उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जाता। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जैसे बेसिकली क्या है कि कौन सी चीज़ जो है कंडीशन है या वारंटी है। तो वहाँ पे अगर स्टिपुलेशन ऑफ टाइम है तो ये दो तरह से होती है, टाइम ऑफ पेमेंट, या ये भी हो सकता है कि किस वक्त इसको परफॉर्म करना है या किस वक्त गुड्स की डिलीवरी करनी है। अब हम देखते हैं कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे कंडीशन को जो है एज ए वारंटी जो है माना जा सकता है। एक तो होता है वॉलंटरली वेवर बाय द बायर, जहाँ पे बायर जो है अपनी इच्छा से वेव कर देता है कि ठीक है भाई कंडीशन की वायलेशन हुई है बट मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूँगा, मैं इसको वारंटी मान लेता हूँ, और जो कोई डैमेजेस बनते हैं वो सेलर से क्लेम कर लेता है। एक्स एग्री टू सेल वाई 500 बैग्स ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ बासमती राइस एट 5000, बट उसको सेकेंड क्वालिटी राइस जो है एट 4000 सप्लाई किए जाते हैं। तो ये ब्रीच ऑफ द कंडीशन है, बट बायर रिजेक्ट करने की बजाय जो है इसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेता है और चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, और डैमेजेस जो है ₹1000 पर बैग के हिसाब से उससे क्लेम कर लेता है। और सेकेंड जो है ट्रीटिंग द कंडीशन एज दी वारंटी, जहाँ पे वो बायर जो है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानता है, इसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों जो है वॉलंटरली है, ये डिपेंड करता है बायर की इच्छा के ऊपर। जैसे एक्स एग्री टू सप्लाई वाई 4000 मीटर एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर, बट उसको जो सप्लाई करता है मीडियम क्वालिटी का कपड़ा सप्लाई करता है जिसकी प्राइस होती है ₹15। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन है, बट बायर जो है रिजेक्ट करने की जगह पे उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेता है, वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, और डैमेजेस जो है वो ₹15 पर मीटर के हिसाब से सेलर से क्लेम कर सकता है। थर्ड सिचुएशन जो है डैट इज दी एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स बाय द बायर। देखो यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन हो सकती है कि जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अंडर इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट जो बायर है अगर वो कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद जो है उसका राइट टू रिजेक्ट का जो प्रिविलेज है वो खो देता है, अगर वो उसका कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वो आगे जो है सेलर को बायर को सेल कर देता है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडिविजिबल है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर उसने कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका मतलब है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। पर जहाँ पे कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट है डिविजिबल है, सेपरेट कर सकते हैं, चाहे बायर ने उसका कुछ पार्ट एक्सेप्ट किया है बट उसके पास रिजेक्शन का राइट होता है। जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक जो बेसिकली जो एक ट्रेडर होता है वो मैन्युफैक्चर को ऑर्डर देता है कि मुझे तुमने डिफरेंट डिस्क्रिप्शन और जो है हॉर्न सप्लाई करने हैं। हॉर्न जो थे उसको किश्तों में दिए गए और बायर ने कुछ इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट कर ली, कुछ रिजेक्ट कर ली कि वो जो थी कि डिफेक्टिव क्वालिटी की थी। तो यहाँ पे जो बायर है उसके पास राइट है।
अब हम देखते हैं एक्सप्रेस कंडीशंस एंड एक्सप्रेस वारंटीज। देखो, एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जहाँ पे पार्टी जो है जब वो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि ये कंडीशंस हैं, ये वारंटीज हैं, जहाँ पे स्पेसिफिकली दे मेंशन। और ये जो कंडीशंस एंड वारंटीज जो है जो एग्री होती हैं, तो जिनको वो बोल के भी कर सकते हैं या लिखित में भी कर सकते हैं, तो वो एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज होती हैं। इम्प्लाइड होती हैं, जो कि एप्लीकेबल होती हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होती जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बट वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा ऑटोमेटिकली जो है इम्प्लाइड होती है, दे बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कंडीशन जो है, कंडीशन एज टू टाइटल ऑनरशिप, sale by description, sale by sample, sale by description as well as sample, condition as to the quality of fitness, condition as to the merchantability, condition as to the wholesomeness, condition employed by the custom or uses, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। इम्प्लाइड कंडीशन, कंडीशन एज टू द टाइटल सेक्शन 14। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब सेलर जो है सेल कर रहा होता है, चाहे वो एग्रीमेंट टू सेल है जो उसने फ्यूचर के अंदर जो है ऑनरशिप ट्रांसफ़र करनी है, तो यहाँ पे अज्यूम्ड होता है कि उस व्यक्ति के पास टाइटल है, ही हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स। इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, इन केस ऑफ द सेल ही हैज़ द राइट टू सेल गुड्स इवन इन द एग्रीमेंट टू सेल। देखो, तभी वो सेल कर रहा है स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। अगर उसके पास राइट नहीं है तो बायर जो है उसको चीज़ें ऑनर को देनी पड़ेंगी और वहाँ पे बायर जो है अपनी प्राइस क्लेम कर सकता है। तो ये सिचुएशन है कि देखो वहाँ पे ही मे नॉट बी द ऑनर ऑफ द गुड सोल्ड, ही मे बी ऑनर बट सर्टन रीजन ही मे नॉट हैव द राइट टू सेल। तो यहाँ पे हम एक केस देखते हैं, रॉलिन वर्सेस दिवल, ए परचेज ए मोटर कार फ्रॉम बी। और देखो यहाँ पे उसने मोटर कार बी को सेल कर दिया, बट बाद में पता चलता है कि बी ने ये जो मोटर कार थी वो उसका ऑनर नहीं था, उसने चोरी से ये कार उसके पास थी। तो अब वो जिसकी थी वो उससे ले गया, तो ए जो है अपनी प्राइस जो है उससे रिकवर कर सकता है। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जब भी चीज़ सेल की जाती है द पर्सन हैज़ द राइट टू सेल। अगर वो राइट नहीं है तो जो बायर है उसको वो चीज़ वापस करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे वो अपनी प्राइस जो है क्लेम कर सकता है। कंडीशन ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जिसको सेक्शन 15 डील करता है। देखो, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जिसकी हम व्याख्या करते हैं, जो हम बताते हैं, जो सेलर हमें चीज़ की डिस्क्रिप्शन देता है जब उसको डिस्क्राइब करता है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन जो है डैट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम। अगर हम किसी को मटर सेल कर रहे हैं, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट ऑब्लाइज ए पार्टी टू टेक बीन्स। देखो, अगर हमने किसी को बताया कि वी विल सेल यू द पीस, मटर सेल करेंगे, अब ये नहीं है कि उसको फलियां थमा दो, बीन्स थमा दो, तो वहाँ पे हमें उसको मटर ही सेल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी स्टीम कार, देखो ये उसने बताया कि कार का ब्रांड स्टीम है, ये 2006 मॉडल है, तो ये डिस्क्रिप्शन है कि जब वो सेल करने गया तो उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बायर ने जो चीज़ें हैं वो नहीं देखी। यहाँ पे हम देखते हैं कि बायर है सीन बट वो सेलर की स्टेटमेंट पे रिलाई करता है। और कई बार जो पैकेजिंग होती है डैट ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। तो बायर हैज़ नेवर सीन द गुड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्ले वर्सेस विप का केस। इन एग्रीमेंट टू सेल, देखो यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या है कि बायर को एक सेकेंड हैंड रीपिंग मशीन सेल की जाती है और सेलर जो है बायर को बताता है कि ये सिर्फ 1 साल पुरानी है और इससे क्या है कि 50 एकड़ जो है 50 एकड़ को बड़ी आसानी के साथ फसल जो है काटी जा सकती है। पर जब बायर ने यूज़ किया तो देखा कि ये तो बहुत पुरानी है और इसको इतनी बार रिपेयर किया गया है, तो बायर जो है, क्योंकि जो उसको बताया गया था वो सही नहीं था, तो यहाँ पे बायर जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है। सेकेंड सिचुएशन जो है, बायर ने चीज़ें देखी हैं बट सेलर की स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई करता है। जैसे निकोलसन एंड वैन वर्सेस स्मिथ मैरिट के केस में क्या होता है, ऑक्शन लगती है, तो वहाँ पे एक एंटीक डीलर होता है जो कि पुरानी चीज़ों को खरीदता है। तो वहाँ पे ऑक्शन में कहा जाता है कि सेट ऑफ नैपकिन और टेबल क्लॉथ जो है वो 17वीं सेंचुरी को बिलोंग करता है, बट जबकि वो 18वीं सेंचुरी को बिलोंग करता था। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो जिसने बाय किया है वो उन चीज़ों को रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है वो गलत बताई गई थी। और उसी तरह पैकिंग ऑफ द गुड्स, दे ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। डी एग्री टू सेल टी इन ए चेस्ट कंटेनिंग 80 पाउंड्स ऑफ टी, कि जो हमने पैकिंग थी वहाँ पे 80 पाउंड ऑफ टी जो है उसमें पैक होती थी, और जब उसको सप्लाई किया गया तो वहाँ पे 76 पाउंड टी की पैकिंग थी। तो ये भी ब्रीच ऑफ द कंडीशन थी क्योंकि जो डिस्क्राइब किया गया था उसके मुताबिक जो है चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई थी। तो यहाँ पे पी के पास पूरे राइट्स थे, वो उन चीज़ों को रिजेक्ट कर सकता है। और उसी तरह कंडीशन ऑफ सेल
बाय डिस्क्रिप्शन के अंदर सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ पे चीज़ों को डिस्क्राइब भी किया जाता है और उसका सैंपल भी दिया जाता है। तो सेल सैंपल के अकॉर्डिंगली भी होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन के साथ भी मैच होनी चाहिए। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स शुड मतलब शुड मैच विद द सैंपल एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन। जैसे हम देखते हैं कि एन एग्री टू सेल जी सम ऑयल, जिसको उसने कहा कि ये फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल है। तो उसने कहा कि ये बिल्कुल मतलब वो जो ऑयल सप्लाई किया गया था सैंपल के मुताबिक था, बट वो फॉरेन रिफाइंड ऑयल नहीं था। जो डिस्क्रिप्शन थी वो उसके साथ मैच नहीं करता था। तो यहाँ पे क्योंकि कंडीशन है सैंपल के साथ भी मैच करे, डिस्क्रिप्शन के साथ भी मैच करे, तो पार्टी उसको रिजेक्ट कर सकती है। कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस, जिसको सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 डील करता है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये जो कंडीशन है क्वालिटी और फिटनेस, कि जब हमें चीज़ें एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए और ये जो पर्पस है हमने सेलर को बताया है, और यहाँ पे हम सेलर की स्किल और जजमेंट के बेसिस पे वो चीज़ें खरीदते हैं और सेलर जो है उन चीज़ों के अंदर डील करता है। यहाँ पे हम देखते हैं ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स लिमिटेड के अंदर पी, जो कि एक डॉक्टर होता है, रिटेलर से 2 वूलन अंडरपैंट्स खरीदता है और नेक्स्ट डे उसको पहनने के बाद वो बीमार हो जाता है, क्योंकि अंडरपैंट्स के अंदर ऐसा कोई केमिकल यूज़ किया गया होता है जो कि उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि डी फॉरगेट टू रिमूव इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। इट मीन्स कि ये जो अंडरपैंट्स थी ये डैट वाज नॉट फिट फॉर यूज़, तो यहाँ पे वो रिजेक्ट कर सकता है। और उसी तरह EW इवांस वर्सेस एस बेंजामिन केस में क्या होता है कि ए जो है बी को रेफ्रिजरेटर सेल करता है, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है पर ये आइस नहीं बनाता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब गुड्स दे आर सोल्ड अंडर द पेटेंट और ट्रेड नेम, तो यहाँ पे कोई इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस नहीं होती। जैसे एक पेटेंट स्मोक कंज्यूमिंग फर्नेस वाज ऑर्डर्ड बाय पेटेंट नेम एंड लेटर ऑन फाउंड टू बी यूजलेस, नथिंग कैन बी डन इन दिस मैटर। क्योंकि अगर हमने स्पेसिफिक पर्पस बताया है, अगर वो स्पेसिफिक पर्पस जो है फुलफिल नहीं करता, तो जो एग्रीव पार्टी है उसके पास राइट्स होते हैं। उसी तरह एक कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, तो मर्चेंटेबिलिटी जो है एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया। वैसे इसका सिंपल भाषा के अंदर है कि देखो जैसे कोई फ्रूट सेल कर रहा है, फ्रूट का मतलब है कि वो सही कंडीशन में होना चाहिए। अगर वो गला सड़ा है तो इट मीन्स कि डैट इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। तो मर्चेंटेबिलिटी इन ऑर्डर टू बी द आर्टिकल मस्ट बी ऑफ सच क्वालिटी इन सच कंडीशन, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि रीजनेबल व्यक्ति जो है उसको एक्सेप्ट कर ले। गुड्स शुड हैव बीन बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन, फिर वो सेलर जो है उसी डिस्क्रिप्शन के अंदर डील करता है। अब देखो जैसे पेन है, अगर वो लिखता नहीं है, पेन हम लिखने के लिए लेते हैं, तो इट मीन्स कि अगर वो लिखता नहीं है तो डैट इज़ नॉट मर्चेंटेबल। इसी तरह जो AC है वो अगर कमरे को ठंडा नहीं करता तो डैट इज़ नॉट मर्चेंटेबल। वॉच जो हमें टाइम नहीं देती डैट इज़ ऑल्सो नॉट मर्चेंटेबल। और गुड जो है इस वजह से क्या होता है कि नॉन मर्चेंटेबल होती हैं, जैसे दे इन्फ्रिंज द ट्रेडमार्क, उनकी यूज़ जो है डेंजरस है और दे आर नॉट फिट फॉर यूज़। जैसे मॉरेली वर्सेस फिच एंड गिबन के केस में होता है, ए जो है वो कहता है कि मुझे एक बॉटल ऑफ स्टोन जिंजर दो, वाइन दो, डीज रेस्टोरेंट। जब उसने उस बॉटल को खोल रहा होता है तो बॉटल ब्रॉक इट्स नेक एंड उसको इंजर किया, तो इसका मतलब है कि जो बॉटल थी डैट वाज नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। तो उसी तरह हम देखते हैं कि मर्चेंटेबल क्वालिटी के अंदर बेसिकली क्या है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखो एक्सेप्शन का मतलब है कि उस सिचुएशन के अंदर जैसे ये चीज़ें मर्चेंटेबल है या नहीं है, तो 2 तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। होता है पेटेंट डिफेक्ट जो कि विजिबल है, थोड़ा सा एग्जामिन करके भी हमें पता चल सकता है। दूसरा होता है लेटेंट डिफेक्ट जो कि हमें एग्जामिनेशन के बाद नहीं पता चलता। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर लेटेंट डिफेक्ट है, एग्जामिनेशन पे भी नहीं पता चलता, तो वहाँ पे पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। बट अगर वो डिफेक्ट जो है विजिबल है, अगर थोड़ा सा वो एग्जामिन करता, अगर बायर को अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल नहीं कर सकता। सिर्फ जो लेटेंट डिफेक्ट है जो कि विजिबल नहीं है, अगर बायर के पास एग्जामिनेशन का मतलब उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है। सेल बाय सैंपल का मतलब है, जिसको सेक्शन 17 डील करता है, कि जो बल्क है, जैसे हम पहले जैसे मान लो किसी ने बासमती राइस लेने हैं तो पहले हम थोड़ा सा सैंपल उसको दिखाते हैं या भेजते हैं, जो बाद में उसको मटेरियल भेजते हैं, बल्क भेजते हैं, तो वो सैंपल के साथ मैच होना चाहिए। और बायर को हमने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो चीज़ों को एग्जामिन कर सके, कंपेयर कर सके, देख सके ये जो चीज़ें हैं वो डिफेक्टिव नहीं है।
जैसे लॉरिमर वर्सेस स्मिथ के केस में हुआ कि वहाँ पे सेल बाय सैंपल ऑफ 2 पार्सल ऑफ व्हीट थी। तो बायर सेलर के स्टोर में जाता है एग्जामिन करने को, तो उसको एक पार्सल दिखाया जाता है, दूसरा नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पे उसके पास पूरे राइट्स हैं कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। कंडीशन इम्प्लाइड बाय द यूजेस, देखो यहाँ पे होता है कि गुड्स और आर्टिकल परचेज फॉर पर्टिकुलर पर्पस और दैट गुड्स इज फिट फॉर पर्टिकुलर पर्पस। तो यहाँ पे बायर को सेलर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर ब्रैटो वर्सेस टीआर प्राइस के केस में हुआ कि जैसे देखो एक व्यक्ति था, उसको नकली दांत लगवाने थे, तो डेंटिस्ट के पास गया तो उससे एक सेट ऑफ टीथ लेके आया, लेकिन वो उसके माउथ में फिट नहीं हुए, तो वो उसको चीज़ को रिजेक्ट कर सकता है। अब डॉक्टर को तो ऑब्वियसली पता ही है कि मैं अपने लिए नकली दांत खरीद रहा हूँ तो ये मेरे साइज़ की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पर्पस सेलर को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता ही है कि वो किस लिए खरीद रहा है डेंचर, क्योंकि उसने अपने लिए खरीद रहा है। अगर वो फिट नहीं आएंगे तो डेफिनेटली ही कुड रिटर्न। कंडीशन एज टू दी होलसमनेस, होलसमनेस का मतलब होता है कि जो गुड्स हैं दे आर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो ईटेबल्स हैं, प्रोविजंस हैं कि वो उनको कंज्यूम किया जा सकता है, वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं है। जैसे पी जो है केक लेके आता है जेड की बेकरी में, और केक के अंदर एक स्टोन होता है जिसकी वजह से पी का टीथ टूट जाता है। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जब भी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें बेची जाती हैं तो दे आर फिट फॉर कंजम्पशन। तो यहाँ पे क्या है कि केक जो था डैट वाज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। उसी तरह हम देखते हैं इम्प्लाइड वारंटीज, स्टिपुलेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एक्सप्रेस वर्ड्स के अंदर इंक्लूड नहीं गई, बट लॉ ऑफ जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लॉ की वजह से दे बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी एज टू द अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, warranty as to the disclosed dangerous nature of the goods, warranty of the freedom from the encumbrance, warranty as to the quality or fitness by uses of trade, warranty as to undisturbed possession जिसको सेक्शन 14 सबसेक्शन बी डील करता है। तो यहाँ पे देखो जब बाहर चीज़ खरीदता है तो उसको पूरा मतलब उस चीज़ को इंजॉय कर सकता है, उस चीज़ को रख सकता है। ही हैज़ द राइट टू इंजॉय द पोजेशन ऑफ द गुड्स। अगर देखो यहाँ पे सेलर के टाइटल में डिफेक्ट है तो बायर जो है डैमेजेस क्लेम कर सकता है। जैसे मेसन वर्सेस बर्निंगहैम के केस में हुआ कि प्लेंटिफ जो थी, एक लेडी थी, वो सेकेंड हैंड टाइपराइटर जो है $20 के अंदर परचेज करती है, $11 इसकी रिपेयर पे स्पेंड करती है। बाद में पता चलता है कि भाई ये टाइपराइटर तो चोरी का है, तो वो जो ट्रू ऑनर है उससे वो ले जाता है टाइपराइटर। तो कोर्ट कहती है कि भाई वो जो है अपने डैमेजेस जो है प्राइस और कॉस्ट ऑफ द रिपेयर जो है सेलर से रिकवर कर सकती है। वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनक्यूमरेंस जिसको सेक्शन 14 सब सेक्शन सी डील करता है कि गुड्स आर फ्री फ्रॉम चार्ज, जो चीज़ें बेची जाती हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, एक्स जो है वाई से 500 उधार लेता है और अपना बाईसाइकिल उसको हाइपोथिकेट करता है। फिर भाई साहब क्या करते हैं, जेड को अपना साइकिल सेल कर देते हैं। अब जेड को इस बात की नॉलेज नहीं है कि भाई ये तो साइकिल हाइपोथिकेट किया गया है, इसके ऊपर चार्ज है। अब जेड जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि तू वाई को अपना 500 वापस कर दे, चार्ज जो है रिमूव कर दे। वारंटी एज टू द क्वालिटी ऑफ फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जो वारंटी के जो चीज़ें जो है बेसिकली सेल की जाती हैं दे आर फिट टू बी यूज्ड। जैसे यहाँ पे क्लार्क वर्सेस आर्मी एंड नेवी कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में होता है कि मिस्टर ए जो है बी से कुछ कोयला जो है पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए लेके आते हैं, और यहाँ पे बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बी वॉज इन्फॉर्म दैट कोयल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बंकरिंग स्टीमर। तो यहाँ पे इम्प्लाइड वारंटी है कि ये उस पर्पज़ के लिए ही चाहिए, और अगर वो पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता तो यहाँ पे ए जो है वो अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। वारंटी एज टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, देखो जो गुड्स हैं दे आर ऑफ डेंजरस नेचर, तो वहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये चीज़ें जो हैं इनको बड़ी कॉशियसली यूज़ करना है, दे कुड बी डेंजरस। और अगर सेलर जो है डेंजर के बारे में नहीं बताता तो इट मीन्स ही इज़ लाइबल फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। अब जैसे एक्स ने वाई से इंसेक्टिसाइड परचेज किया, वाई ने उसको नहीं बताया कि इसको जब यूज़ करना है तो अपना माउथ कवर करके करना है क्योंकि ये डेंजरस है। एक्स ने उस बॉटल को खोला, उससे उसको सीरियस इन्फेक्शन होगी, तो यहाँ पे वाई जो है ही इज़ लाइबल फॉर सच डैमेजेस।